हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 और जिसका हमारा चल रहा था। बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सिर्फ आपको आती होगी दिक्कत जो है मियोसिस 1 में, उसके बाद तो कहानियां सेम सी चालू हो जाती है। तो आज हम करने वाले हैं उसी का लेक्चर नंबर 6 जो कि बहुत ही ईजी है भाई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी कि मियोसिस सेकंड, और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है या उसके इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि मियोसिस 1 में ही है सारा खिचड़ा, जहां पे आपको समझ में नहीं आता। मियोसिस सेकंड जब आएगी तो वो टोटली समसूत्री विभाजन जैसी होगी, और मियोसिस 1 में भी आप पूर्वावस्था में सिर्फ थोड़ी सी गड़बड़ है, उसके बाद तो वो भी समसूत्री विभाजन की तरह हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं, अगर आपने समसूत्री विभाजन याद कर रखा है तो आपको अर्धसूत्री विभाजन में पूरा के पूरा वैसे ही जो है लिखना है, बस हर जगह अर्धसूत्री अर्धसूत्री लगा देना है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा चेंज हम करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो यहाँ पे अब जो मैं लिखा हुआ शो कर रही हूँ वो थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, क्योंकि फिर से वही रामायण लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम समसूत्री विभाजन बोल दिया कि भाई समसूत्री विभाजन जैसा है, तो कोई ज्यादा इसमें लोड लेने की बात नहीं है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, और मैं तीसरी बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक चीज आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, वो आप देख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन 1 से। देखो, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 1। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 में हमने क्या किया, अब देखो अर्धसूत्री विभाजन जो 1 है उसको मैं M1 लिखूंगी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूं शॉर्ट में, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, और एक बात की मैंने आपसे ये भी कहा है कि एक 12th का प्रैक्टिकल आएगा ऑनियन रूट टिप में कोशिका विभाजन, वो है 12th का, लेकिन आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। वहां पे मैं विभाजन दिखाऊंगी, कौन सी फेज दिखती है वो तो मुझे पता नहीं, अभी करूंगी मैं उस फेज को कि क्या फेज में ढूंढ पाती हूँ, पूर्वावस्था मध्यावस्था क्या ढूंढ पाते हैं उसके अंदर, वो आपको वहां पे विभाजन दिखाएंगे। तो आपको वो देखना है सभी 11th वालों को, क्योंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल हम करवाएंगे 11th के शुरू, कुछ तो हमने क्लास के साथ ही कर लिए, क्योंकि वही प्रैक्टिकल आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी करवाए जाते हैं, और कुछ जो चैप्टर के अंदर नहीं है वो मैं अलग से डालूंगी, जैसे क्रोमेटोग्राफी है एक, है ना, वो सब हम डालेंगे। तो ये वाला भी प्रैक्टिकल आप देखें क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। आ जाओ अब मियोसिस 1। ठीक है, क्या किया हमने कि हमने एक सेल ली, लेकिन हमें पता है कि मियोसिस 1 में 4 कोशिकाएं बनानी है। समसूत्री विभाजन में 2 बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनती है, लेकिन ये 4 एक साथ नहीं बनती। तो हमने क्या किया, हमने चालाकी कर लेते हैं पहले से ही कि हम क्या करते हैं, हमारे गुणसूत्रों को डबल कर लेते हैं पूर्वावस्था से पहले, ऐसे। वो सारी कहानी में फिर से पूर्वावस्था नहीं बता रही। और हमने इससे 2 कोशिकाएं बना दी क्योंकि हमारा डीएनए ऑलरेडी डबल था। अच्छा, यहाँ पे एक जो है आपसे सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पे डीएनए डबल होता है और कहाँ पे गुणसूत्र डबल होते हैं। ये वाली चीज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में समझाऊंगी। और एक और चीज है चेक पॉइंट, जांच केंद्र जो होते हैं सेल साइकिल में, वो भी हम ऐप पर जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे मैं बता दूंगी। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे होमवर्क पीछे एनसीईआरटी में कि कहाँ पे गुणसूत्र डबल होते हैं, कहाँ पे जो रहते हैं। तो यहाँ पे डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, पूर्वावस्था से 1 से पहले। और हम 2 सेल बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 इधर चले जाते हैं, ये येलो येलो में अलग कर देती हूँ और व्हाइट व्हाइट अलग कर देती हूँ। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो मेन कोशिका थी, मुख्य वाली मतलब इससे पहले वाली, ये तो डबल होने के बाद हुई है। जो मुख्य कोशिका थी उसमें सिर्फ एक गुणसूत्र था, मतलब कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 1 है। तो हमारी जो 4 कोशिकाएं बनने वाली है उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, आधी रहनी चाहिए। ठीक है, 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 है,
हमारी जो मुख्य कोशिका है, मेन कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 है। तो अर्धसूत्री विभाजन ये बताता है कि ये गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जानी चाहिए, यानी कि 2 है तो कोशिका में 1 हो जानी चाहिए। और ये बात भी हम कर चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में होता है, जहां पे युग्मक बनते हैं। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया में ही जनरली अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात भी गांठ बांध लो अपने, ठीक है। 4 कोशिकाएं बनानी। तो पहले हमने क्या किया, इन 2 को डबल कर लिया। मियोसिस 1 के पहले जो अंतरावस्था आई थी, इंटरफेज, एम फेज के पहले, ये तो एम फेज की चर्चा कर रहे हैं। तो 2 कोशिका बना ली हमने, इसको हम क्या कहेंगे, पुत्री कोशिका। ये पुत्री कोशिका 1, ये पुत्री कोशिका 2। अब कोशिका मैं नहीं लिख रही, ठीक। तो यहां पे हमने मियोसिस 1 में क्या किया, 2 कोशिकाएं बना ली, लेकिन अभी भी गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं मुख्य कोशिका में भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये 2 क्यों हुई, क्योंकि पहले ही उसने चालाकी करके अपने आप को डबल कर लिया था। इसके बाद हम प्रवेश करवाते हैं इसको मियोसिस 2 में, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा, इसमें बीच में एक जीवन स्टेज आएगी, जहां पे ये कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करके नॉर्मल कोशिकाएं, कुछ टाइम के लिए ये चीज रुक जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मियोसिस 1 के तुरंत बाद मियोसिस 2 नहीं होता, कुछ गैप होता है बीच में, जिसको हम जीवन कहते हैं। जी का फुल फॉर्म क्या है, गैप। शायद मैंने वहां क्लास में नहीं बताया था, ठीक है। तो गैप होता है, इस गैप में क्या होता है भाई, ये तो कोशिका इतनी बड़ी थी, इससे जो 2 कोशिकाएं बनी वो तो इद्दू सी बनी है, इसमें अगर और कोशिकाएं बना देंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो पहले ये कोशिका थोड़ी वृद्धि कर लेती है, खा पी लेती है बढ़िया से बड़ी, किसको पता है भाई अभी ये मेरा जो क्या होने वाला है, हलाल होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है तैयार हो जाती है। अब ये 2 कोशिकाएं मियोसिस 1 में जाती है। अब इनके पास क्या है, पीले ही बना लेती हूँ भाई, पीले हैं तो येलो येलो डट्टी फेलो, ये लो, ये पीले, इसके पास भी और इसके पास भी सफेद। तो एक बात आपको समझ में आई कि मियोसिस 1 जो है वो कैसा है, न्यूनकारी विभाजन है। ये बात हमने कही थी वहां पे, रिडक्शन डिवीजन है। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि यहां पे 4 से 2 हो गए, आधे हो गए। मियोसिस 2 में आधा नहीं आएगा, ठीक है। तो मियोसिस 2 कैसी होती है, बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होती है। क्या होगा समसूत्री विभाजन में कि यहां से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 1 2, यहां से 2 कोशिकाएं बनेगी, 1 2। लेकिन क्योंकि ये एक समसूत्री विभाजन है, तो आपको पता है कि समसूत्री विभाजन में भी ये डबल हो जाते हैं अंतरावस्था के अंदर। मियोसिस 2 भी समसूत्री विभाजन की तरह होता है। मैं तरह लिख देती हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे मैम समसूत्री, आधे लोग तो बात सुनते ही नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ देखते हैं। मियोसिस 2 समसूत्री की तरह होता है ना, इसमें आधे नहीं होते गुणसूत्र, ठीक है। तो आधे यही हो जाते हैं, पहले वाले स्टेप में ही हो जाते हैं। पहले वाले स्टेप में आधे हो गए ना, 4 से 2 हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब नॉर्मल वाला विभाजन होगा, समसूत्री वाला। तो इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी और इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या इनके समान ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आधा तो हो ही नहीं रहा, तो चारों के चारों में ये। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं मैम कि ये 4 कहाँ से आ गए, तो भाई समसूत्री विभाजन के इसके पहले भी मैंने कहा ना अंतरावस्था आएगी, तो यहाँ पे भी इनकी डबलिंग हो जाती है, डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए वापस इससे जो है ये कोशिकाएं बन जाती है। तो टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई, आप देख रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है, और इन चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है मेन कोशिका से। ये मेन कोशिका थी, मुख्य कोशिका, इसमें 4 थे, देखो इसमें 2 ही हैं सब कोशिकाओं में, ठीक है। इसमें कितने थे, मेन वाली में 4 थे, इसमें कितने हो गए हैं, 2 हो गए, आधी हो गई ना। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। हालांकि आधी यही हो गई थी, बाकी आधा तो हमें भड़काने के लिए है ना, आधी तो यही हो चुकी है, क्योंकि दूसरा वाला तो समसूत्री जैसा ही रहेगा, ठीक। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे मुख्य कोशिका में मैं कर देती हूँ 4 कर देती हूँ, बच्चे आपको समझ से बाहर हो जाएगा, 4 हो जाएगी, ठीक है।
4 थे, 4 से पहले 2 हुए, आधी हो गई, फिर 2 से वापस 2 हो गए, तो 4 कोशिकाएं बनती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो अब जो हम मियोसिस सेकेंड शुरू कर रहे हैं वो क्या रहेगा, वो पूरा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूरा समसूत्री विभाजन जैसा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो पूर्वावस्था सेकेंड, ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूं क्योंकि सब में पूर्वावस्था है तो हमने उसको फर्स्ट बोल दिया था, इसको सेकेंड। इसकी पूर्वावस्था में कोई लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन कुछ भी नहीं है, सीधी सिंपल जैसी समसूत्री में थी वैसी ही रहेगी। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्रों के पूर्ण लंबा होने के पहले कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अब ये कोशिका विभाजन के पहले क्यों, क्योंकि हमने कहा कि मियोसिस 1 होकर आया है, तो मियोसिस 1 में भी 2 स्टेप रहे होंगे। पहला तो केंद्रक विभाजन है ना, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसको हम कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं। मैं कितनी बार बोलती हूँ बेटा, इंग्लिश हिंदी ध्यान रखा करो। अब देखो ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में लिख के कहीं बुक्स में दिया हुआ है, इसको भी दिया हुआ है कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद भी बच्चे मुझसे पूछते मैम कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। अरे क्लास में सुना तो करो बच्चों, इंग्लिश हिंदी बताने का रीजन यही है, स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो भाई पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, उसके बाद ही तो ये मियोसिस सेकेंड में जाएगी, है ना। 2 कोशिकाएं बनी, उसके बाद 2 कोशिकाएं कैसे बनी, कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ होगा तभी बने ना, ये 2 स्टेप हुए होंगे, उसके बाद ही तो 2 कोशिकाएं बनी होंगी और वो 2 कोशिकाएं मियोसिस सेकेंड में जाएगी। तो यही कह रहा है कि कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद ये कहां चली जाती है, मियोसिस सेकेंड में चली जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। ठीक है, सामान्य सूत्री मतलब कि समसूत्री विभाजन के समान होता है, कोई इसमें लोचा नहीं है, सिंपल जो समसूत्री विभाजन याद किया था वैसा के वैसा यहां पे करना है। पूर्वावस्था सेकेंड के अंत में केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः सहनित हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हमने वहां पे भी की थी। क्या होता है पूर्वावस्था में समसूत्री विभाजन की कि केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, जो क्रोमेटीन है वो धीरे धीरे कुंडलित होकर क्या बनाने लग जाता है, गुणसूत्र बनाने लग जाता है, संघनित हो जाता है या संघनित हो जाता है, दोनों एक ही बात है, कंडेंस हो जाता है। सेम वही बोल रही हूं मैं जो समसूत्री विभाजन में पढ़ा था हमने। मध्य अवस्था, बस लाइंस यहाँ पे कम लिखी हुई है क्योंकि वही लाइन दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर तुर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोफोर से चिपक जाती है। ये हमने वहां पे पढ़ा था, है ना, इसको थोड़ा 2-4 लाइन में पढ़ा था, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। क्या होता है मध्यावस्था में, मध्यावस्था में फिर वही बात, केंद्रक झिल्ली पूरी गायब, सारे ऑर्गेनल्स गायब, अंतःप्रद्रवी जालिका ये वो ये सब गायब हो जाते हैं। रहता क्या है, एक तो हमारा तारक केंद्र रहता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर रहते हैं, स्पिंडल फाइबर को ही क्या कहते हैं, तुर्कु तंतु। स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, तो ये हमने इससे पहले वाला सेल वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जिनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, पिछले वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। ठीक, यहीं पे क्या होंगे, गुणसूत्र। मध्यावस्था चल रही है, मध्यावस्था में क्या होते हैं, सारे गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं, तो मध्य में आज के क्या बना लेते हैं, मध्य पट्टिका बना लेते हैं, ये पढ़ा था हमने। तो ये लो सबको व्यवस्थित कर देती हूँ, ये ऐसे। और ये किससे जुड़े रहते हैं, तो हमें ये पता है और ये बात रटा दी है मैंने इतनी बार बोल बोल के कि ये तुर्कु तंतु गुणसूत्र बिंदु पर
सेंट्रोमियर पर एक संरचना होती है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर, उससे चिपके रहते हैं। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा हुआ है कि गुणसूत्र तुर्कु तंतुओं से किस जगह से जुड़े रहते हैं। तो अगर गुणसूत्र बिंदु ऑप्शन में है और काइनेटोकोर भी ऑप्शन में है तो फिर आप काइनेटोकोर लगाएंगे। अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं है और गुणसूत्र बिंदु है, सेंट्रोमियर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ये भी बताया था मैंने, सेंट्रोमियर। सबके इंग्लिश बता दिए हैं क्योंकि ये हिंदी में लिख देंगे सेंट्रोमियर। जैसे अभी मैंने कैरियोकाइनेसिस लिखा था, साइटोकाइनेसिस लिखा था। तो सेंट्रोमियर अगर ऑप्शन में है, काइनेटोकोर नहीं है, तो फिर सेंट्रोमियर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि गुणसूत्र बिंदु इसको कह रहे हैं, है ना, और इसी के अंदर होता है काइनेटोकोर। अलग से संरचना होती है एक ऐसी जिससे तुर्कु तंतु जुड़े होते हैं। तो यही तुर्कु तंतु जुड़े हुए। मैं फिर से कह रही हूँ, इसमें 2-4 लाइन आप समसूत्री विभाजन से ऐड करके लिख देना, ठीक है। मध्यावस्था पे भाई धीरे धीरे मध्यावस्था से जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, जो तुर्कु तंतु है वो खींचेंगे और विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी आपकी पश्चावस्था, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज देखो, सबसे इजी तरीका क्या है, समसूत्री विभाजन लर्न कर लो। समसूत्री विभाजन लर्न होते ही 2 चीजें लर्न हो जाएगी, एक तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये दोनों काम हो जाएंगे। बचेगा क्या, मियोसिस 1, उसमें भी सिर्फ पूर्वावस्था में है खिचड़ी, बाकी तो मध्यावस्था पश्चावस्था तो उसकी भी ऐसी ही है, ठीक है, उसकी भी सेम ही है। सबसे इजी चैप्टर है ये वाला, और इससे पहले सेल वाला। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। फिर हमने समसूत्री विभाजन में क्या करा था, हमने कहा था कि यहाँ से स्प्लिटिंग होती है ना, दरार पड़ जाती है यहाँ से। जैसे ये गुणसूत्र है ये, तो इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है और गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि ये डबल करा हुआ रहता है पहले से अंतरावस्था में, ठीक है। आधा गुणसूत्र ऊपर की तरफ और दूसरा गुणसूत्र नीचे, ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। तो इनका गुणसूत्र बिंदु भी विभाजित होगा। अब ये 2 ऊपर की ओर और ये 2 नीचे की ओर जाते हैं पश्चावस्था में, विपरीत ध्रुवों पे। गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्धसूत्र काइनेटोफोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। जो तुर्कु तंतु है ना, ये वाले स्पिंडल फाइबर, ये छोटे हो जाएंगे। अब छोटे होंगे तो भाई पहले इतना लंबा था, अब छोटा हो रहा है, ये साइज छोटा हो रहा है, तो ये गुणसूत्र को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला हिस्सा छोटा हो रहा है तो भाई ये गुणसूत्र को भी तो अपने साथ लेके आएगा ऊपर। ये वाला हिस्सा छोटा हो रहा है तो गुणसूत्र को अपने साथ लेके आएगा, तो आधा ऊपर आधा नीचे चले जाएंगे ये, इस तरह से। अब पश्चावस्था में सिचुएशन क्या बन रही है, पश्चावस्था में सिचुएशन ये बन रही है कि आधा हो चुका है, यहाँ से दरार आ चुकी है, कुछ गुणसूत्र इधर और कुछ इधर आ चुके हैं, छोटे हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर, है ना, संकुचित हो रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। पश्चावस्था हो गई, सेम थी समसूत्री विभाजन जैसी। अंतरावस्था, अंत्यावस्था मतलब टीलोफेज। टीलो का मतलब मैंने आपको बताया था शीर्ष पे, मतलब कि वो ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। और ध्रुव पे पहुंचने के बाद क्या करना है, केंद्रक विभाजन, पूरा केंद्रक बन जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी कोशिका द्रव्य विभाजन। सेकंड, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, वहां पे भी अंतिम यही थी, जिसमें गुणसूत्र के 2 समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा गिर जाते हैं। क्या हो जाएगा, गुणसूत्र पहुंच गए हैं भाई गंतव्य स्थान पर। यहाँ पे 2-2 बनाए थे मैंने, तो यहाँ पे भी 2-2 बना देती हूँ। अब धीरे धीरे इनमें क्या निर्माण होने लग जाएगा, केंद्रक कला का निर्माण होने लग जाएगा। साथ में जो बचे कुचे ऑर्गेनल्स पहले गायब हुए थे वो वापस दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये अंतिम अवस्था है, लेकिन अभी तो सिर्फ केंद्रक विभाजन हुआ है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस समाप्त। दूसरा स्टेप क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। ये जो स्टेप्स हम पढ़ रहे थे ये तो केंद्रक में हो रहे थे, 2 केंद्रक बन गए, अब कोशिका भी बनानी है।
तो वो हमने पढ़ा है कि दो तरह से होती है। प्लांट में तो मध्य पट्टिका से होती है ना, प्लांट में बीच में पट्टिका बनती है ऐसी, याद करो पहले वाली क्लास। और अगर एनिमल है तो उसमें ऐसे दरारें बनती है, खांच बनती है इस तरह की, पढ़ा था ना। बस वैसे ही होना है, डिपेंड करेगा कि क्या है। तो मैं यहां से इनको मिटा देती हूं, ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस समाप्त। ये जो अवस्थाएं होती हैं वो सब केंद्रक विभाजन की होती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के दो ही तरीके हैं, या तो पट्टिका बनना जो कि प्लांट में बनते हैं, और या फिर क्लीवेज होना, विदलन होना। कोशिका द्रव्य के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का चतुष्य बन जाता है। 4 बनती है, पहले मैंने रफ डायग्राम में बता दिया कि ये 2 कोशिकाएं बनी, धीरे धीरे इनमें वही क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। मैं क्लीवेज वाली मेथड बता रही हूं, ठीक है। और ये 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। लेकिन हमने तो ये जो चित्र बनाए वो सिर्फ एक ही कोशिका के बनाए, लेकिन अल्टीमेटली में ये थी कितनी, वही ये 2 थी ना। हमने इन 2 को अलग अलग नहीं बनाया, हमने जो डायग्राम बनाए हैं वो किसी एक को ही दिखाते हुए बनाए हैं, है ना। लेकिन दूसरी वाली भी साथ साथ डिवाइड हो रही है, उसके बाजू में चल रही है वो भी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनी। समझ में आया, डायग्राम हम एक ही का बनाते हैं, 4-4 का तो नहीं बनाएंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भाई ये वाली विभाजित हो रही थी, उसके साथ जो दूसरी वाली बनी थी मियोसिस 1 से, उसमें भी सेम डिवीजन हो रहा है, उसमें भी यही हो रहा है। तो 2 उससे बनेगी, 2 इससे बनेगी, और ऐसे करके कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 ही है। 2 क्यों है, क्योंकि हमने एक कोशिका ही बताई। टोटल कितनी हो जाएगी, 4 होंगी, क्योंकि 2 पास वाली से भी बन रही है। चतुष्क बन जाता है, मतलब टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4, ठीक है। कब, जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ये हो चुका है कोशिका द्रव्य विभाजन, और सारी चीजें फिर से बनना शुरू हो जाएगी। अब है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, कि अर्धसूत्री विभाजन क्यों जरूरी है। तो पहला तो आपको पता ही है कि अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक बोल दिया मैंने, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में युग्मक बनाने के लिए, युग्मक निर्माण करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मक नहीं बन सकते। क्यों महत्वपूर्ण है, ये थ्योरी मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि भाई हमारा एक मेल है, नर है, फिर से समझा देती हूँ, एक मादा है ना। मादा में मान लो नर में 4 गुणसूत्र है, मादा में भी 4 गुणसूत्र है। अगर ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और समसूत्री विभाजन से ही इनमें युग्मक बन गए, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, समसूत्री विभाजन से ही युग्मक बन गए, तो नर और मादा के जो युग्मक बनेंगे वो तो 4-4 गुणसूत्र वाले ही होंगे। नर में भी 4 थे, उसके युग्मक में भी 4 आए, मादा में भी 4 थे, उसके युग्मक में भी 4 आए। और जब इनमें निषेचन होगा, मतलब नर और मादा युग्मक में फर्टिलाइजेशन होगा, तब तो ये फिर 8 हो गए। लेकिन 8 वाला तो हमारी स्पीशीज थी ही नहीं, हमारी जाति में तो 4 ही थे, ये तो कुछ और ही बन गया। इसीलिए ये जरूरी है कि युग्मक बनते समय, क्योंकि हमें पता है कि ये युग्मक वापस मिलेंगे, ये जो जुदाई है दोनों की वो कुछ पल भर की है, वापस हमें मिलाना है इनको। तो मिलाएं तो हमारी संख्या मेन वाले से मिल जाए, इसीलिए हम इसको अर्धसूत्री विभाजन कर देते हैं पहले से, ताकि जब दोनों मिले तो हमारी स्पीशीज के बराबर संख्या आ जाए, ठीक है। समझ गए। तो अर्धसूत्री विभाजन का एक सबसे बड़ा महत्व क्या है कि युग्मक निर्माण में है। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित और अपरिवर्तित बनाए रखते हैं, है ना। 4 थे तो 4 ही होने चाहिए, 8 हो जाएंगे तो वो कुछ और बन जाएगा, तो निश्चित बनाए रखने के लिए आवश्यक है, पहला महत्व। दूसरा, इस विभाजन में
भाई इसको पहला कर सकते हो, वैसे मैंने इसको अलग से ले लिया क्योंकि ये तो मेन चीज है, यहां से पहला शुरू कर रही हूं। आप चाहो तो इसको नंबर 1 दे सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण जातियों में आधुनिक उत्परिवर्तन होते हैं। कल वाली क्लास याद करो, कल वाली या परसों वाली, शायद पूर्वावस्था हमने परसों पढ़ी थी। पूर्वावस्था में हमने एक टर्म पढ़ी थी क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा था हमने क्रॉसिंग ओवर में? क्रॉसिंग ओवर में हमने कहा था कि ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब अपुत्री जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे से ऐसे टच किए हुए रहते हैं, है ना। और जब ये अलग होते हैं तो एक दूसरे के हिस्से ले लेते हैं, जैसे कि वाइट वाले में येलो का और येलो वाले में वाइट का हिस्सा आ जाता है, इस तरह से, है ना। आप मैं कहीं भी जोड़ रही हूँ, आप देख लेना ऐसे। तो ये क्या हुआ, इनमें एक्सचेंज हो गया। अब ये जीन एक्सचेंज हो गए भाई, डीएनए एक्सचेंज हुआ है, ये तो अब कंफर्म हो गया है ना भाई, किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं चाहे गुणसूत्र बोलूं, चाहे डीएनए बोलूं, चाहे जीन बोलूं, ये सब एक ही कहानी है, ये सब एक दूसरे से ही बने हुए हैं। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि आपकी बॉडी में जितने भी लक्षण हैं, कितने भी लक्षण, आपका कलर, आपकी आंखें, आपके बाल, आपका कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी में, वो सब जीन्स की बदौलत है, जो कि डीएनए में होते हैं और डीएनए से ही जीन्स और गुणसूत्र बनते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, पहले इसके पास सब वाइट वाइट था, एक प्रकार के लक्षण थे, अब इसमें मिक्सचर हो गया है। तो जब ये इधर वाला जीन इधर आया होगा या इधर वाले गुणसूत्र का टुकड़ा इधर आया होगा, तो अपने साथ कोई लक्षण लेकर आया होगा। जीन है तो लक्षण तो लाएगा ही, बिना ऐसे खाली हाथ आता नहीं वो। इसीलिए आपके मम्मी पापा से जब आपका जन्म होता है तो उसमें आप में अलग अलग लक्षण होते हैं, कुछ आपके मम्मी के होते हैं, कुछ आपके पापा के होते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपके दादा से भी मिलते हैं, दोनों से नहीं मिलते, दादा से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पापा में भी आपके दादा से जीन्स आए हुए हैं, वो थे उनमें जो अब आप में आ गए हैं। तो ऐसे जीन्स ट्रांसफर होते रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो जीन विनिमय है, इसको क्रॉसिंग ओवर में जो जीन का विनिमय हो रहा है, मतलब कि जीन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये जीन विनिमय हो रहा है ये क्रॉसिंग ओवर में, ये कारण है किसका? कि आनुवंशिक परिवर्तन आ जाएंगे आप में। आनुवंशिक का मतलब जेनेटिकल, आपके जीन चेंज हो गए मतलब जेनेटिकल। आपके पापा से आप में आए, आपसे आपके बच्चों में आएंगे, तो चेंज होते रहेंगे थोड़े थोड़े। ऐसा नहीं कि सेम, आपके हो सकता है पापा के भूरे बाल हो, आपके काले हैं, क्योंकि आपके दादा के काले थे। कई बार हम हमें नाना नानी से भी मिलते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? बोलते मासी से शक्ल मिलती है इसकी। क्यों मासी से क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी मम्मी है ना आपके पास, वो मम्मी की तो बहन है वो, तो दोनों में कुछ जीन्स में समानताएं हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन विनिमय होता है, जिससे परिवर्तन आते हैं। और यही परिवर्तन विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये परिवर्तन नहीं हुए होते तो आज हम नहीं होते, मतलब आज हम भी वहां पे, कहाँ पे? जंगलों में वन मनुष्य की तरह ऐसे खुजली कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं ना, पत्तियों वाले कपड़े पहन के घूम रहे होते। उस बंदर वाली कैटेगरी से कभी इंसान वाली कैटेगरी में नहीं आ पाते। तो ये धीरे 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 चेंज होने की वजह से, ये चेंज ऐसे नहीं होता, करोड़ों साल लग गए हमको एक बंदर वाली सिचुएशन से इंसान वाली सिचुएशन में। हालांकि हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, ये आप 12th में पढ़ोगे, जब 12th पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर, ठीक है। कपी हैं हमारे जो पूर्वज, बंदर खुद हमारे साथ कपियों के लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हम बने भाई, हमारा विकास हुआ है उसी तरह से कि पहले हम कभी एक सेल रहे होंगे और आज हम पूरे इंसान हैं। तो ये विकास का जो कारण है वो ये जीन विनिमय है, ठीक है। और ये जो बातें मैंने बड़ की हैं, इनको कहीं नोट कर लेना। इस विभाजन के पश्चात बनी हुई अगुणित जनन कोशिकाएं पृथक्करण एवं जीनों के स्वतंत्र अपव्यय के लिए भी भौतिक आधार प्रदान करती है, ठीक है। ये जो विभाजन हुआ है उससे जो अगुणित जनन कोशिकाएं बनी है, ये मैं पहले बता चुकी हूं। अगुणित मतलब हैप्लॉइड, एन,
फिर से वही कहानी, आ जाओ इधर, कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे पहले कोशिका 2n होती है, उसके बाद n हो जाती है, अगुणित हो जाती है क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। तो क्या हम इसको अगुणित जनन कोशिका कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये सब कहानियां मैं पहले समझा चुकी हूं, कैसे अगुणित होता है, कैसे द्विगुणित होता है ना। पहले 4 थे तो 2n थी, 4 से आधे हो गए 2 गुणसूत्र हो गए, मतलब आधा हो गया है, 2n का आधा n, और अब तो समसूत्री विभाजन नहीं है तो n ही रहेंगे। तो ये सब अगुणित है। अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित कोशिकाएं बनती है। 2-3 चीजें रट लो। अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं का महत्वपूर्ण लक्षण है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है जो कि समसूत्री में नहीं होता, जीन विनिमय होता है जो कि समसूत्री में नहीं होता। ठीक है, अभी अंतर भी पढ़ेंगे हम, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की पूरी टेबल मैं आपको बना दूंगी, क्या अंतर होता है, वो अंतर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है वो। ठीक, तो अब ये 2-3 चीजें भाई, जो अगुणित कोशिकाएं बनी है उनका पृथक्करण हुआ है, मतलब वो अलग अलग हुई है ना, आइसोलेट हुई है। जीनों के स्वतंत्र अपव्यूह, ये वर्ड तो आपने 10th में पढ़ा है जब मेंडल के नियम पढ़े थे। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको हमने कहा था, कि मेंडल ने ये कहा था कि जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मटर के पौधे में, जब उन्होंने करवाया था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जीन कभी भी कहीं भी उपस्थित हो सकता है ना। ये कहा था ना उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि एक जीन प्रभावी है तो हमेशा वही प्रभावी रहेगा, कई बार संतति में अप्रभावी जीन भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? इसका कारण ये है, स्वतंत्र अपव्यूह हो रहा है, कोई भी जीन कहीं भी जा सकता है। अब हमने इसके कोने मिलाए हैं, जरूरी थोड़ी कोने ही मिले हो इनके, हो सकता है ये बीच में से मिले हो, जहां से मिलेंगे वो जीन उसके साथ चला जाएगा। तो ये जो है वो स्वतंत्र अपव्यूह के लिए क्या होता है, भौतिक आधार होता है, वही विकास के लिए, विभिन्नताओं के लिए जरूरी है। ठीक है, मेंडल के नियम तो पढ़े ही होंगे, वापस पढ़ने 12th में मिलेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो, तो ये है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। और क्या लिख सकते हो भाई, इसी से बढ़ा के अगर और लिखना चाहते हो सकता है आपके स्कूल में 10 पॉइंट लिखा दे, मैं इसी के 10 भी बना सकती हूँ। इसको लिख सकते हो कि इससे जीव में विभिन्नताएं आती हैं, ये भी लिख सकते हो। हालांकि हमने ऊपर इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है, लेकिन लाइन बढ़ाने को तो कुछ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्व है जो आपको याद रखने हैं, अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। और इसी के साथ जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे दोनों के अंतर, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक प्रश्न बन सकता है उस पर, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार।